मेरी उम्र इस समय 14 साल है और मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। स्कूल में मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है अपने दोस्तों के साथ, लेकिन ये सारा मज़ा किरकिरा कर देते हैं हमारे अध्यापक। हमें पढ़ने के लिए कहते हैं। माना स्कूल पढ़ने के लिए होता है, लेकिन खेलना भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खेलने में मज़ा ही बहुत आता है, उतना मज़ा पढ़ने में नहीं आता। और क्लास में जितनी भी डांट पड़ जाए, उसके बावजूद हम खेलना और शरारत करना बिल्कुल नहीं छोड़ते। और हमारी शरारतें हर क्लास के साथ बढ़ती जा रही थी। इस बार हम शर्त लगाया करते थे कि जिसने भी क्लास में अध्यापक को कुछ सुनाया ना, उसे बाद में पनिशमेंट झेलनी पड़ेगी। लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। हरे अध्यापक को सुनाएंगे नहीं तो वो डांटेंगे और हो सकता है माता पिता को बुलाएं। और मेरे पिता मुझे पीटते बहुत हैं। जब भी मैं कम नंबर लेकर आता हूं ना, मेरे चमाटे पड़ा करती थी, इसीलिए मैं डरता था। क्लास में मेरे साथी दोस्तों ने कुछ नहीं सुनाया, वो तो मुंह नीचे करके डांट खाए जा रहे थे। जब बारी मेरी आई, मुझे सुनाना ही पड़ा। और जब मैंने सुनाया, सभी घूर घूर कर देख रहे थे। मेरी वो अध्यापक मुझे कह रही थी कि तुम आगे बढ़ोगे, ये सब निकम्मे हैं, ये पीछे रह जाएंगे, इनसे कम बात किया करो, अलग बैठा करो। फिर अध्यापक आगे जाकर कुर्सी पर बैठ चुकी थी और मेरे साथी दोस्त घूर घूर कर देख रहे और कह रहे, देख अब तुझे पनिशमेंट मिलेगी। हम सब स्कूल से पहले निकलेंगे और तू 15 मिनट बाद निकलेगा, यही तेरी सज़ा है। और मैंने चुपचाप उस सज़ा को अपना लिया था। जैसे ही क्लास खत्म हुई, उसके बाद भी वो मेरा मजाक बनाते रहे, मुझे पढ़ाकू कहते रहे। लेकिन जब दोपहर के वक्त सभी बच्चे क्लास से बाहर जा चुके थे, मैं समय का इंतज़ार कर रहा। अरे यार 15 मिनट कब होंगे? किसी टीचर ने देख लिया ना, वो डांटेंगे कि तुम क्लास में क्या कर रहे हो। जब सभी बच्चे स्कूल से बाहर निकल चुके हैं, तुम स्कूल में अकेले कर क्या रहे हो सकता है मुझे ज़्यादा डांट पड़े। इसीलिए मैंने दिमाग लगाया था कि मैं आगे से निकलूंगा ही नहीं, पीछे से निकलने का एक और रास्ता है। ये स्कूल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और आगे नए कमरे बने हैं, नए मॉडल का ये स्कूल। लेकिन पीछे वाला वो हिस्सा पुराना, जिसका अब कम ही इस्तेमाल होता है, वहाँ पर भी एक दरवाज़ा है और मैंने देखा है वहाँ पर कोई गार्ड नहीं होता। अरे आराम से निकला जा सकता है। फिर मैं पीछे वाले रास्ते से निकलता जा रहा था। 2 बार तो अध्यापकों की नज़र मुझ पर पड़ने वाली थी, लेकिन मैं खंबे के पीछे किसी तरह छिप गया। फिर वो पुरानी इमारत के पास से निकलते वक्त एक खिड़की के अंदर मैंने झांक कर देखा। ये पुरानी क्लासरूम थी और उसके अंदर बोर्ड पर कोई बच्चा कुछ बना रहा था। अरे लगता है किसी और को भी सज़ा मिली है, वो पकड़ा गया होगा, तभी उसे सज़ा मिली है। तो मैं खिड़की से अंदर झांकने लगा। वो एक चौक से बोर्ड के ऊपर कुछ बना रहा था और जब मैंने वो ड्राइंग देखी जो उसने बनाई, बेहतरीन लेकिन खौफनाक भी। उसने एक बूढ़ी औरत बनाई थी और ऐसे लग रही थी जैसे वो एक तस्वीर हो। एक चौक से बोर्ड पर इतनी एक्यूरेसी से मुझे नहीं लगता कोई बच्चा बना सकता है जैसा वो बना रहा था। फिर मैं दरवाजे के पास गया और मैंने कहा, यार क्या बना रहा है? बहुत अच्छा बनाया तूने। वो अलग क्लास का बच्चा था, मुझसे 2 क्लास आगे, लेकिन वो जिस तरह से बना रहा, बेहतरीन तरीके से, उसने मुझे जवाब दिया ही नहीं। उसका पूरा ध्यान तो बोर्ड की तरफ ही था। जब मैं सामने जाकर खड़ा हो गया, देखने लगा, अब मुझे वो साफ नजर आ रहा। उसने लगता है कोई डायन या चुड़ैल बनाई थी, बहुत भयानक दिख रही थी, बिल्कुल साफ साफ। और फिर उसने जब मेरी तरफ देखा, मैंने उस बच्चे की आंखें देखी, सफेद आंखें। ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्चा अंधा हो। अरे इसकी आंखें कैसी हैं? मैं डर गया, मैं चीखा और ये चीखने की आवाज उस कमरे में ऐसी गूंजी कि दूर दूर तक गई। फिर अध्यापक तो भागकर उस तरफ आने ही वाले थे कि किसी बच्चे के साथ कुछ हुआ होगा, और मैं भी स्कूल से बाहर की तरफ नहीं भागा। मैं इतना ज्यादा डर गया था, मुझे लगा जैसे उसके ऊपर
किसी चुड़ैल या डायन का साया है और वो मुझे मार डालेगा। ये सोचकर मैं अध्यापकों की तरफ भागा और फिर वहां मुझे प्रिंसिपल मिल गए। वो मुझे देखकर पूछ रहे थे कि क्या हुआ, और मैंने उन्हें बता दिया कि उस पुरानी वाली क्लास में जहां किसी बच्चे को जाने नहीं दिया जाता, वहां एक बच्चा है जो बोर्ड पर बहुत भयानक ड्राइंग बना रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं। फिर प्रिंसिपल बाकी अध्यापकों के साथ वहां पर पहुंचे और कुल 10 अध्यापक थे जो वहां खड़े उसकी तरफ देख रहे। उसका नाम अंकित था। तो प्रिंसिपल आवाज लगाकर कह रहे, अंकित क्या कर रहे हो? लेकिन अंकित ने दोबारा जब इस तरफ देखा, उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद, और मैंने प्रिंसिपल का उतरा हुआ चेहरा देखा। वो घबरा चुके थे। बाकी अध्यापक भी घबरा चुके थे। उसकी आंखों को क्या हुआ? और एक अध्यापक भागी, शायद उस क्लास का अंकित था। तो मैडम ने उसके कंधों को झटका और एक झटके में उसकी जो सफेद आंखें थी वो काली हो गई, जैसे उसने कॉन्टैक्ट लेंसेज डाले हों जो नीचे गिर गए, नजर तो नहीं आए। फिर वो हड़बड़ी में कहने लगा, अरे क्या हुआ मेरे साथ? अरे मैम, मैंने कुछ नहीं किया मैम, मैंने कुछ नहीं किया। जिसके बाद अध्यापक प्रिंसिपल उससे पूछ रहे थे कि तुम यहां पर क्यों आए और ये क्या बना रहे थे। उसने बताने से मना ही कर दिया। वो कहने लगा, मुझे नहीं पता, मैंने ये नहीं बनाया, किसी और ने बनाया होगा। फिर प्रिंसिपल ने पूछा कि तुम्हारी आंखों को क्या हुआ था, क्या लगाया था तुमने? उसने कहा, मैंने कुछ नहीं लगाया था, आप मुझे इस तरह से डांट क्यों रहे हैं? फिर प्रिंसिपल ने उस बच्चे के माँ बाप को बुलाने के लिए कहा और मेरी तरफ इशारा भी कर दिया था कि तुम ऐसा करो, तुम तो चलो घर की तरफ। मुझे घर भेज दिया गया था और अगले दिन मैं क्लास में बाकी बच्चों को इसके बारे में बता रहा था और जानना भी चाहता था। हमारे अध्यापक जैसे ही हमारे क्लासरूम में आई, मैंने उनसे पूछा, जी वो अंकित के साथ क्या हुआ था, आप बता सकती हैं? उन्होंने बताने से साफ मना कर दिया। किसी भी बच्चे को उस तरफ जाने से मना कर दिया गया था। वो क्लासरूम में क्या हुआ, मुझे तक बताने से मना किया गया। मैं जानने की कोशिश 2-3 दिन तक करता रहा, लेकिन कोई कुछ बता ही नहीं रहा था। उसे क्या कोई बीमारी हो गई थी? अगर कोई बीमारी हुई भी थी तो वो ऐसी चुड़ैल या डायन की ड्राइंग क्यों बना रहा था? मेरे जरिए बाकी बच्चों तक ये बात फैल चुकी थी और स्कूल में कहानियां बहुत जल्दी बनती हैं। सब कह रहे थे कि उस क्लास में कोई डायन है, कोई चुड़ैल है। वो पुरानी इमारत है ना, ईंटों वाली, ऐसी जगह पर भूत प्रेत रहते हैं। तो स्कूल के सभी बच्चे उस तरफ जाने से डरने लगे थे। वहां पुरानी फाइल्स, पुराने रजिस्टर रखे हुए थे जिन्हें कभी कभी कुछ बच्चे निकालने के लिए जाया करते थे। लेकिन अब उस तरफ जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, जिस कारण प्रिंसिपल ने एक नया नियम बनाया कि उस तरफ गेट लगा दिया जाएगा। अब उस तरफ कोई नहीं जा पाएगा। लेकिन कुछ दिन बीत चुके थे, कहानियां बढ़ती जा रही थी और एक ऐसी बात जब हमें सुनने को मिली, सबके रोंगटे खड़े हो गए। हमें यह खबर सुनने को मिली कि अंकित की मौत हो चुकी है। बस इतना काफी था। मैं तो इतना ज्यादा डर गया ना, मुझे लगने लगा कि मैं भी उस तरफ गया था। कहीं वो चुड़ैल जिसकी अंकित ने ड्राइंग बनाई थी वो मुझ पर भी असर ना करे, हमला ना करे। इसीलिए मैं डरा हुआ और मेरे बाकी दोस्तों ने कहा कि तू उस तरफ दोबारा मत जाना। लेकिन मैं एक बार देखना चाहता था, आखिर वो ड्राइंग बना क्या रहा था। मेरे दोस्तों ने मुझसे शर्त लगाई, मुझे सजा दी थी, क्योंकि उस दिन भी मैंने जो अध्यापक ने पूछा वो सुना दिया था। अब शर्त के अनुसार शाम के वक्त मुझे उसी पुराने क्लासरूम में जाना था। मैंने अपने दोस्तों को कहा, ऐसी शर्त मत रखो जिसमें मुझे कुछ हो जाए। लेकिन मेरे दोस्त मानने वाले कहाँ थे, इसीलिए मुझे उस क्लासरूम में जाना ही पड़ा। जैसे ही बच्चे दूसरी तरफ से निकल रहे थे, मैं पीछे से खिसक कर उस क्लासरूम में जाकर एक बार देखना चाहता था। वो दूर पेड़ के पास खड़े हो गए। शुरू में मुझे लगा था कि मैं बाहर से निकल जाऊंगा, फिर स्कूल से जब बाहर निकलूंगा
उन्हें कह दूंगा मैं उस क्लासरूम में जाकर आया हूं। लेकिन वो पेड़ के पास खड़े हो गए, देखे जा रहे थे। अब मेरे पास कोई रास्ता बचा ही नहीं था, इसीलिए मैं उस क्लासरूम की तरफ बढ़ने लगा। मैं क्लास के अंदर गया। बोर्ड के ऊपर अब भी वो चुड़ैल की ड्राइंग बनी हुई थी। मैंने जब उस ड्राइंग को देखा, ऐसा लग रहा था जैसे कोई तस्वीर ही हो। फिर से मेरा दिल बड़ी तेजी से धड़कने लगा था। मुझे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे ये कमरा भूतिया हो। लेकिन जब मैंने ध्यान से उस ड्राइंग को देखा, उसके बिल्कुल बीच में कुछ लिखा हुआ था। मैंने करीब से देखा और साफ साफ वो जो चुड़ैल सी बनी हुई थी ना, उसके पेट में लिखा था रॉकी। जब मैंने अपना नाम पढ़ा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक बार के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे ये मेरे लिए लिखा गया है, ये चुड़ैल मेरे लिए बनाई गई है। और उसके बाद मैं उस कमरे से इतनी तेजी से भागा। मेरे वो दोस्त पेड़ के पीछे हंस रहे थे। मैं डरकर वहां से बाहर निकल आया और स्कूल से भी बाहर की तरफ भागा। मेरे दोस्त मुझसे बात करना चाहते थे कि मैंने वहां क्या देखा है, लेकिन मैं डरता हुआ सीधा घर की तरफ भागे जा रहा। वो भी मेरा पीछा कर रहे थे। उसके बाद एक जगह मेरे दोस्तों ने मुझे घेर ही लिया। मैंने उन्हें कहा, ऐसा मजाक तुमने क्यों किया? मुझे मारना है क्या? वो मुझसे पूछने लगे, आखिर वहां हुआ क्या? मैंने कहा, वो चुड़ैल के पेट के अंदर जो नाम लिखा है वो तुम लोगों ने लिखा है ना। उन्होंने साफ मना कर दिया। और जब वो सच बोलते हैं पता चल जाता है। वो मेरा मजाक बनाते अगर उन्होंने लिखा होता। लेकिन वो घबरा गए और उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हमने तो नहीं लिखा। मैंने कहा, तुम मेरा नाम वहां क्यों लिखा है? ऐसा तो नहीं। उस कमरे में कोई चुड़ैल है और जब मैं उस कमरे में गया, उसने मेरा नाम लिख दिया। अगर मैं मरा ना, उसके जिम्मेदार तुम होगे। मेरे दोस्त घबरा चुके थे और एक दोस्त तो रोने ही लगा था कि नहीं नहीं, आगे से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। देखो, ये भूत वूत वाली जगह में नहीं जाना चाहिए। वो लड़का अंकित मर गया है ना, अगर रॉकी को कुछ हो गया। मेरे दोस्तों ने मुझे गले से लगाया और तब साफ था कि वो ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन मैं तो डर चुका था ना, और डरा डरा मैं घर वापस आया। मैंने मां को इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताया। मैं नहीं चाहता था कि मेरी मां डरे, लेकिन मैं उस क्लासरूम में जाना भी नहीं चाहता था। लगभग 4 बजे तक मुझे होमवर्क करना था और पढ़ाई करनी थी। मैंने ऐसा ही किया। उसके बाद मेरा खेलने का मन करने लगता था। और यकीन कीजिए, घर में आप जितने भी डरे हुए हों, लेकिन जब अपने दोस्तों के पास जाते हैं ना, सारा डर दूर हो जाता है। मैं भी अपने मोहल्ले में प्लेग्राउंड के पास पहुंचा। वहां बच्चे पहले ही खेल रहे थे और मैंने उनसे कहा कि मुझे भी खिला लो। एक तरफ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, एक तरफ क्रिकेट खेल रहे थे। और जब मैं उनके साथ खेलने लगा तो सब गम दूर चले गए। बड़ा मजा आ रहा था। और वहां पीछे स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं और एक तरफ एक घर में फ्लड लाइट लगी है, जिस कारण अगर वहां 9 से 10 भी बज जाएं तो रोशनी काफी ज्यादा होती है। और वो सुरक्षित जगह है, मोहल्ले के बिल्कुल बीचों बीच। इसीलिए कोई भी अगर बच्चा वहां पर है, किसी को डर नहीं रहता कि 9-10 भी बज चुके हैं तो कोई बात नहीं। और मैं वहां आज 9 बजे तक खेलना चाहता था। होमवर्क तो कर लिया है मैंने, कल जो टेस्ट होगा उसकी तैयारी भी कर ली है। अब यहां अच्छे से खेलूंगा, मजा आना चाहिए। अब वक्त 8 बजे का हो चुका था। मैं वहां खेले जा रहा और अब मेरी बैटिंग आ चुकी थी। मुझे क्रिकेट खेलना बड़ा अच्छा लगता था। बॉलिंग करनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन बैटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। मेरी बैटिंग आ चुकी थी और उसके बाद क्या, जब मैं बैट घुमाता ना, बॉल अगर बैट के बिल्कुल बीच आ जाए तो छक्का पक्का। इस बार मैंने बैट इतनी ज़ोर से घुमाया कि छक्का तो लग गया, लेकिन बॉल एक घर के अंदर वहां टकराकर दूसरी गली में चली गई। अब मुझे घूमकर उस गली में जाना था, बॉल लेकर आनी थी। और सब कह रहे, जिसने बॉल दूर फेंकी है वही लेकर आएगा। तो मुझे वहां जाना था और वहां कोई परेशानी वाली बात भी नहीं थी, बस थोड़ा दूर से घूमकर ही तो आना था।
मैं अकेला बढ़ने लगा। पीछे वाली गली से निकलकर जहां बॉल पड़ी हुई थी मुझे साफ दिख गई थी। बॉल नाली में नहीं गिरी थी, सड़क पर ही पड़ी हुई थी। मैं बॉल जैसे ही उठाकर आगे देखने लगा, मुझे आगे एक औरत दिखी। वो औरत बिल्कुल वैसी लग रही थी जैसी वो क्लासरूम में ड्राइंग थी। बस उसके बाद क्या, मैं चीखा और वहां से भागा। और मैं वहां पर अकेला नहीं था। जब उस गली से मैं निकल रहा था, मेरे दो दोस्त भी मेरे पीछे पीछे ही थे, क्योंकि भले ही बॉल मुझे उठानी थी, लेकिन दोस्त इकट्ठे ही जाया करते थे, थोड़ी दूरी बनाकर। जब मैं भागकर पीछे आया, मैंने दोस्तों को बताया कि वहां मुझे लगता है कोई औरत है। वो औरत सिर्फ मैंने ही नहीं देखी थी, मेरे दो और दोस्तों ने भी देखी थी। और फिर वो कहने लगे कि इस तरफ अब नहीं आएंगे हम, ये गली पीछे से बंद है और ऐसी गलियों में कभी कभी हादसे हो जाते हैं। हम सब वहां से वापस ग्राउंड आ गए और उसके बाद एक दूसरे को इसके बारे में बताने लगे। मैंने उन्हें पूरी बात बता दी थी कि हमारी क्लासरूम में क्या क्या हुआ है, और ये बिल्कुल वैसी ड्राइंग जैसी औरत थी। कुछ कह रहे कि तेरा दिमाग घूम चुका है, जबकि कुछ कह रहे कि हो सकता है तेरे ऊपर किसी चुड़ैल का साया हो और उस क्लासरूम से वो चुड़ैल तेरे पीछे पड़ गई हो। फिर मेरे दोस्तों ने कहा कि अब हम तेरे साथ ही रहेंगे, तुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे, तू डर मत। ऐसा करते हैं, तुझे घर छोड़कर आते हैं, क्या पता रास्ते में वो चुड़ैल तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। फिर मेरे दोस्त मेरे साथ रहे, मुझे घर छोड़कर आए। वो रात मैं थोड़ा थोड़ा डरता रहा, लेकिन नींद ज्यादा आई थी तो जल्दी ही सो गया था। अगले दिन मैं स्कूल में गया और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताने लगे। मेरे वो दोस्त भले ही शर्त के तौर पर ऐसे उल्टे सीधे काम करने को कहते थे, लेकिन मेरी चिंता भी करते थे। और उसके बाद उन्होंने नियम बनाया, चाहे कुछ भी हो, कोई ऐसी शर्त नहीं रखेंगे कि ऐसी किसी भूतिया जगह पर जाना है। अगर किसी को सजा भी देनी है तो सजा इस क्लासरूम में ही मिलनी चाहिए। फिर उस तरफ गेट भी लग चुका था, वो क्लासरूम की तरफ अब कोई जा ही नहीं सकता था। वो जो ड्राइंग थी उसे भी साफ कर दिया गया था, यानी सभी बच्चे सुरक्षित हो चुके थे। कुछ दिन निकल गए, मैं क्लासरूम में जाता, इस पर बातें करता, घर आता और कभी कभी खेलने के लिए भी जाता। मुझे वो औरत अगले 7 से 8 दिनों तक कभी नजर ही नहीं आई और मुझे लगने लगा, हो सकता है वो औरत जो वहां पर मुझे नजर आई थी वो कोई चुड़ैल है ही नहीं, वो आगे कोई रहने वाली बूढ़ी औरत होगी जिसने चेहरा ढका हुआ था। रोशनी थोड़ी कम थी तो मुझे वो चेहरा थोड़ा अजीब सा लगा। ऐसा हो जाता है जब आप किसी चीज से बहुत ज्यादा डरने लगते हैं तो ख्याल भी उसी के आते रहते हैं। कुछ दिन बाद मैं शाम के वक्त खेलने जाया तो करता था, लेकिन कभी कभी थोड़ी बारिश हो जाए तो आगे वो जो ग्राउंड थी वो थोड़ी गीली हो जाया करती थी और ऐसे मौसम में वहां पर कोई नहीं आया करता था। लेकिन अगर आपने होमवर्क 4 बजे खत्म कर लिया हो तो घर में बैठने का क्या फायदा, बाहर घूमो, कोई ना कोई दोस्त तो मिल ही जाएगा, कम से कम उससे बातें तो की ही जा सकती हैं। मैं 6 बजे घर से बाहर निकला था क्योंकि काम थोड़ा ज्यादा था। अब मैं किसी दोस्त को ढूंढना चाहता था कि चलो ग्राउंड में क्रिकेट या फुटबॉल ना सही, कोई ताश ही ले आए, वहां बैठकर पेड़ के नीचे ताश ही खेलते हैं, मजा आता है ताश खेलने में भी। लेकिन कोई दोस्त दिख ही नहीं रहा था। और एक ऐसा दोस्त जो मुझसे 5 साल छोटा था, वो तो बच्चा ही था, बच्चों जैसी बातें किया करता था। ज्यादा मजा नहीं आता उससे बातें करने में, लेकिन थोड़ा उसे तंग करने में मजा जरूर आया करता था। आधा घंटा मैं उससे बातें करता रहा, उसे थोड़ा चिढ़ाता रहा, फिर वो अपने दोस्तों के पास चला गया। मुझे मेरे हम उम्र दोस्त चाहिए थे। वहां अकेला, वक्त 7:30 का हो चुका था, अंधेरा हो चुका था। मैं वैसे ही एक दीवार के पास बैठा हुआ इंतजार कर रहा कि कोई ना कोई तो आएगा, बातें करूंगा, घर जाने का मन नहीं कर रहा। तभी उस तरफ मुझे एक रिमोट कंट्रोल्ड कार नजर आई। सड़क के पास वो कार अपने आप आगे बढ़ रही और मैं इधर उधर झांकने लगा। ये कौन लेकर आया है? ये पलक की होगी। पलक के पापा ना पैसे बहुत ज्यादा कमाते हैं, ऐसे गैजेट्स ना वही लेकर देते हैं।
बाकी बच्चों के पास ऐसी रिमोट कंट्रोल्ड कार तो नहीं है। फिर मैं उस रिमोट कंट्रोल कार के पीछे चलने लगा। अरे इतनी रेंज है क्या? ये तो आगे वाली गली की तरफ जा रही है। अरे वो पुरानी वाली गली, लेकिन कोई ना कोई इसे चला ही रहा होगा ना। देखते हैं कौन चला रहा है। मैं उस रिमोट कंट्रोल कार के पीछे पीछे चलता चला गया। कभी तो वो रिमोट कंट्रोल कार रुक जाती, जैसे कोई मुझे देख रहा हो कि मैं कब उसके पीछे पीछे आता हूँ। यार ये पलक है या किसी और की गाड़ी है, सोच रहा मैं। फिर वो रिमोट कंट्रोल्ड कार काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगी और मैं उसके पीछे पीछे भागा जा रहा। आगे वाली गली बंद थी। उस तरफ जितने भी घर थे वो पुराने थे और वहाँ कोई खास दरवाज़ा नहीं था। वो नाले वाली गली, वहाँ जाना कोई पसंद भी नहीं करता था, लेकिन कभी कभी बच्चे वहाँ छिपते ज़रूर थे। ज़रूर कोई छिपा होगा, मुझे डराने की कोशिश कर रहा होगा। वो रिमोट कंट्रोल्ड कार उस तरफ आगे जा चुकी थी। मैं उस गली में घुसने ही वाला था, लेकिन आगे वाली वो पड़ोस की आंटी, वो मुझे डांटने लगी। ऊपर से ही बहुत ज़्यादा डांटी जा रही थी और कहने लगी, तुम फिर से आ गए यहाँ, तुम दीवार की ईंटें निकालते हो। पता है मुझे, तुम में से कुछ बच्चे ना वहाँ बॉल छिपाते हो। अरे हमारी पीछे वाली दीवार है वो, वहाँ से सीलन अंदर आने लगी है। अगर दोबारा तुम इस गली में घुसे ना, मैं मारूंगी। रुको रुको, अभी डंडा लेकर आती हूँ। मैं उस कार के पीछे जाना तो चाहता था, लेकिन वो आंटी मुझे बहुत ज़्यादा डांटने लगी थी। मैं वहाँ से भाग सकता था, लेकिन भागने से कोई खास फायदा नहीं होता। मैं कुछ करने के लिए पीछे नहीं जा रहा था, मैं तो रिमोट कंट्रोल्ड कार के पीछे जा रहा। तो पहले आंटी को बता देता हूँ आखिर वहाँ मैं क्यों जा रहा। और मैं बॉल छिपाना नहीं चाहता था। मानता हूँ वो छोटा सा झरोखा, वहाँ बच्चे बॉल छिपाते हैं, लेकिन मैं उनमें से एक नहीं हूँ। वो आंटी अब नीचे आ चुकी थी। पहले तो वो मुझे डांटने लगी और मैं जानबूझकर हाथ जोड़कर कहने लगा, आंटी मारना मत, मारना मत, मैंने कुछ नहीं किया। फिर वो थोड़ी नर्म पड़ गई। अरे रॉकी, मैं मारने थोड़े ना वाली थी, देखो मैं बता रही हूँ। वो देखो, चलो मेरे साथ। यह झरोखा है, ईंट लगाई है यहाँ पर। अब कभी ना कभी कोई मजदूर मिस्त्री मिलेगा ना तो सीमेंट लगाएंगे, लेकिन तुम बच्चों ने ना ये ईंट निकाल कर गड़बड़ कर दी है। बारिश जब भी पड़ती है पानी अंदर आ जाता है। सीलन आ चुकी है, वहाँ फर्नीचर पड़ा है, लकड़ी थोड़ी सी सीलन से भर चुकी है। देखो ऐसे तो हमारा नुकसान हो रहा है ना। रॉकी, तुम तो बड़े हो चुके हो, तुम बाकी बच्चों को समझाते क्यों नहीं? और बताओ यहाँ क्यों आए थे तुम? मैंने कहा, देखो आंटी, वो रिमोट कंट्रोल कार इस तरफ गई है, मुझे लगता है मेरे किसी दोस्त के पास होगी। तब वो आंटी कहने लगी, अच्छा फिर वो कौन है? वो अंकिता है जो पीछे अजीब से कपड़े पहनकर, क्या तुम्हारा फैंसी ड्रेस कंपटीशन है जो वो ऐसे बनी हुई है? मैंने कहा, अंकिता? नहीं आंटी, अंकिता तो घर में ही है, छत पर चढ़ी हुई थी, पता नहीं कोई गमले वगैरह लगा रही थी। तब आंटी ने कहा, फिर वो कौन है जो कॉस्ट्यूम अजीब सी पहने पीछे छिपी हुई थी दीवार के? मैंने कहा, आंटी कैसी कॉस्ट्यूम? तब आंटी ने बताया, पता नहीं कोई डरावनी सी बनी हुई थी, देखने में कोई बच्ची ही लग रही, 14-15 साल की, या हो सकता है कोई बूढ़ी हो। अरे बड़ी अजीब डरावनी सी बनी हुई, जैसे कोई चुड़ैल या चेटकिन हो। आंटी की वो बात सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे और मैंने कहा, आंटी सच में कोई चुड़ैल चेटकिन तो नहीं? आंटी कहने लगी, ऐसी बात है तो पीछे रहो मेरे, देखती हूं मैं। फिर मैं आंटी के पीछे पीछे, हम वो बंद गली में सबसे पीछे जाकर देखने लगे। दीवार के पीछे कोई नहीं था, ना कोई रिमोट कंट्रोल्ड कार। फिर आंटी कहने लगी, अरे इसी तरफ तो गई थी, वो छिपी होनी चाहिए। अरे कार गई थी इस तरफ, तो कहां चली गई? फिर मैं आंटी के साथ उस गली से बाहर आने लगा और आंटी कहने लगी थी, देखो रॉकी, ऐसी बंद गलियों में नहीं घुसना चाहिए। मुझे लगता है वहां से पता नहीं वो कहां भाग गई। हो सकता है किसी ने कॉस्ट्यूम पहनी हो, ऐसा तो नहीं रात के वक्त वहां सच में कोई चेटकिन, चुड़ैल या डायन हो। देखो रॉकी, सीधा घर जाओ, मैं कहती हूँ तुम घर जाओ। ये बात मैं अपने पति से करती हूँ। ये क्या पीछे कोई था, गायब कैसे हो गया? और तुमने रिमोट कंट्रोल्ड कार देखी जिसका तुम पीछा कर रहे थे, कहीं तुम्हें फंसाने की कोई कोशिश तो नहीं कर रहा था? आंटी की ये बात सुनकर मैं इतना डरा कि मैं भागकर सीधा घर आ गया। मैं अपने कमरे में था, समय था मेरे पास, मैं वीडियो गेम खेल सकता था।
लेकिन मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ कि वीडियो गेम खेलने का मन ही नहीं कर रहा। बेड पर बैठा मैं सोचे जा रहा, मैंने उस कमरे में जाकर गलती कर दी। मुझे वहां जाना नहीं चाहिए था। क्या पता सच में वहां चुड़ैल का वास हो। अब वो चुड़ैल मेरा पीछा कर रही है। आंटी ने बताया वो कैसी लग रही थी। ये बिल्कुल वैसी जैसी मुझे नजर आई, बिल्कुल वैसी जैसी ड्राइंग बनी हुई। ये वही है। अब वो मेरे पीछे पड़ चुकी है। अंकित के साथ जो हुआ मेरे साथ तो नहीं होगा ना। उसके अगले दिन मैं स्कूल गया। मैंने दोस्तों को इसके बारे में बताया और दोस्त कहने लगे कि वो आंटी तुझे बेवजह डरा रही होगी। ऐसा कुछ नहीं है, डरा कम कर। शाम के वक्त मैं ग्राउंड खेलने के लिए गया ही नहीं। मैं तो घर में ही रहा और उसके बाद कुछ अंधेरा हुआ तो मैं छत पर चढ़ चुका था। और जब मैं छत पर चढ़ा था ना, मुझे दूर एक गली में वो औरत चलती हुई नजर आई, बिल्कुल जैसे वो मुझे दिखाने के लिए चल रही हो। वो एक गली से निकलकर दूसरी गली की तरफ जा रही और उसके हाथ में एक रिमोट था, एक रिमोट कंट्रोल्ड कार। वही वाली रिमोट कंट्रोल्ड कार थी ये। फिर वो मेरी तरफ देखने लगी और थोड़ी सी मुस्कुराई भी। और उसने चेहरे पर जैसे कोई मुखौटा पहना हो, वो डरावना सा मुखौटा। उसने वो मुखौटा उतारा, फिर वो हंसती हुई मेरी तरफ उंगली करके आगे की तरफ भाग गई। ऐसा लगा जैसे वो कोई लड़की हो, यहीं की रहने वाली लड़की, और जानबूझकर वो ऐसी चुड़ैल डायन या कोई चेटकिन बनकर मुझे डरा रही हो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है उसे शक है कि मैं उससे डरने लगा हूं, उससे दूर रहने लगा हूं। इसीलिए इस बार उसने ऐसा करके दिखाया ताकि मुझे लगे कोई लड़की है और मैं उसके करीब चला जाऊं सच पता लगाने के लिए। मुझे अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा। फिर से वो उस गली के सामने नजर आई और जैसे ही वहां से कोई गुजरने वाला था, वो गली के अंदर छिप गई। और कुछ देर बाद मुझे बड़ी हैरानी हुई। दूसरी तरफ वाली गली में वो नजर आई और कोई इस तरफ वाली गली से निकलकर उस तरफ वाले गली में जा ही नहीं सकता हमारे घर के आगे से गुजरे बिना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये यकीनन वही है, वही है। अब क्या करूं, अब क्या करूं? वो तो बार बार नजर आ रही है। वो जैसे मुझे बहलाना फुसलाना चाहती है। कभी तो गलती होगी ना। जब गलती होगी तब क्या होगा? मैं इतना ज्यादा डरा कि मैं छत से नीचे उतर आया। और अब मैं इस बात पर साफ था कि मां को इसके बारे में बताना होगा। मां को नहीं बताऊंगा तो कल मुझे कुछ हो ना जाए। इसीलिए मां के सामने मैंने सब कुछ सच सच बता दिया। स्कूल में हुई वो गलती, और मां ने मुझे डांटा नहीं। मां थोड़ा डर गई थी। उसके बाद 9 बजे जब पिता घर आए, पिता के साथ मेरी मां ने वो पूरी बात की। फिर मेरे पिता ने मुझे सामने बिठाया और कहा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो औरत तुम्हारा पीछा कर रही है? मैंने कहा, पिताजी हाँ, अंकित के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। उसने जैसी ड्राइंग बनाई थी वो औरत बिल्कुल वैसी नजर आती है। बाकियों को नजर नहीं आती। एक बार मेरे दोस्तों ने भी देखा। वो सिर्फ मुझे ही नजर नहीं आई, लेकिन वो मेरे ही करीब रहती है। फिर मेरे पिता ने मेरे उन दोस्तों को रात के वक्त बुलाया और उनसे पूछा, क्या वहां उन्हें भी कोई नजर आया था? मेरे दोस्तों ने कहा, जी, वो छिप गई और वहां छिपने की कोई खास जगह नहीं थी। फिर मेरे पिता मुझे लेकर वो आंटी के पास गए और फिर मेरे पिता ने उस आंटी से पूछा वो औरत कैसी लग रही थी। आंटी ने बताया जैसे कोई चुड़ैल चेटकिन सी। मुझे शुरू में शक नहीं हुआ। मुझे लगा बच्चे ऐसे कॉस्ट्यूम पहने कभी कभी एक दूसरे को डराते होंगे और वो बंद गली में बच्चे बहुत ज़्यादा जाते हैं। लेकिन अब लग रहा है वो पीछे से गायब कैसे हो सकती है। मुझे शक है। वो बिल्कुल चेटकिन जैसी लग रही थी। चुड़ैल चेटकिन ऐसी होती है ना, वो बिल्कुल वैसी लग रही थी। और सबसे बात करने के बाद मेरे पिता को यकीन होने लगा कि मेरा पीछा हो रहा है। या तो सच में कोई चेटकिन मेरा पीछा कर रही है या कोई है जो मुझे परेशान करना चाहता है। दोनों तरफ से मुझे नुकसान हो सकता है। तो अगले दिन स्कूल की छुट्टी करवाई मेरे पिता ने। वो भी काम पर थोड़ा देर से जाने वाले थे। मुझे लेकर गए एक मंदिर में और पुजारी जी से मेरे पिता काफी समय बात करते रहे।
फिर पुजारी जी मुझसे आकर पूछे जा रहे, आखिर वो कैसी दिखती थी, क्या तुम थोड़ा ड्रॉ करके दिखा सकते हो? मैंने कहा, पुजारी जी ज़्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी कुछ दिखा सकता हूँ। कैसी आंखें थी, कैसी नाक थी, कैसे कपड़े थे। मैंने वो ड्राइंग बनाई। ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन उसे देखने के बाद पुजारी जी कहने लगे थे, ये यकीनन चेटकिन है। बिंदी लगाई थी उसने, लाल रंग की बड़ी सी बिंदी। मैंने कहा, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बिंदी वही बनाया है मैंने। फिर पुजारी जी कहने लगे, नाक थोड़ी ज़्यादा लंबी थी, जैसे इंसानों की नाक नहीं होती, जैसे किसी ने जानबूझकर लंबी नाक बनाई होती है। और कपड़े ऐसे जैसे कोई कंबल काट कर उसने वो कपड़े बनाए हों, ऐसे थे ना। मैंने कहा, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसा बोल रहे हैं बिल्कुल वैसा। और मैं बाकी दोस्तों को भी बुला सकता हूँ, वो भी बताएंगे। पुजारी जी ने कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं जान गया हूँ। जिसके बाद पुजारी जी कहने लगे थे, वहाँ कुछ और घटनाएं भी हुई हैं। अब इन इलाकों में तो नहीं हुई, लेकिन और जगह हो चुकी हैं। उनके बारे में थोड़ा तो पता लगाना होगा। और जिसकी तुम बात कर रहे थे, अंकित है ना, क्या तुम बता सकते हो वो अंकित रहता कहाँ पर था? मैं उस घर में जाना चाहता हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी को शक नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ चेटकिन घूम रही है, और चेटकिन बड़ी भयानक, खौफनाक और खतरनाक होती है। उसके बाद पुजारी जी ने मेरे पिताजी के कान में कुछ कहा। मेरे पिताजी वो बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर गए। मेरे पिताजी नामे सर हिलाने लगे, लेकिन पुजारी जी बार बार कह रहे थे, देखना तो होगा ना, बच्चे को कहो कि थोड़ा ऊपरी कपड़े उतारे, मैं बाजू देखना चाहता हूँ ऊपरी तरफ से। फिर मेरे पिता ने कांपते कांपते मेरे कपड़े उतारे थे। मैंने एक टी शर्ट पहनी हुई, उन्होंने वो टी शर्ट उतारी, और फिर पुजारी जी मेरी बाजू देखकर मेरे पिता को कहने लगे, ये देखो बिल्कुल साफ है, ये देखिए। मैंने कहा ना, आपको इतना तो पता होगा। मेरी बाजू पर एक काला काला निशान था। मेरा ध्यान गया ही नहीं, वो थोड़ा ज़्यादा काला हो चुका था और बड़ा अजीब सा आकार था, जैसे एक बड़ा मस्सा हुआ हो, लेकिन मस्से के बीच दो बिल्कुल साफ निशान, जैसे आंखें बनी हों। मेरे पिता डर गए, मेरी माँ भी डर गई, और मैंने पुजारी जी की ज़बान से साफ शब्द सुने थे, चेटकिन ने चुन लिया है जी, चेटकिन ने चुन लिया है। अब हमें चेटकिन के बारे में पता लगाना होगा। आप बच्चे का ख्याल रखिए, अंधेरे में बच्चा घर से बाहर ना निकले, और कुछ भी हो आप इसे अकेला मत छोड़िएगा। पुजारी जी ने ये साफ कहा, और फिर पुजारी जी ने कहा था, आप मुझे 2 दिन दीजिए, देखिए मैं बड़ी जल्दी काम करूँगा। अपनी तरफ से मैं कोशिश करना चाहता हूँ। मुझे पहले ही शक हो गया था, लेकिन इस बार तो मुझे जानना ही होगा। 2 दिनों तक स्कूल से छुट्टी करवा ली गई थी। मैं घर में रहा और घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया गया। खिड़कियों को बंद कर लिया गया था, और 2 दिन बाद पुजारी जी ने पूरे परिवार को मंदिर में बुलाया था। मेरे माता पिता मुझे लेकर मंदिर गए, और फिर पुजारी जी मेरे सामने कहने लगे, 4 परिवारों से पूछ चुका हूं मैं, कभी किसी को शक हुआ ही नहीं। एक तो कोई मंदिर जाता ही नहीं, कैसे हिंदू हैं सब। अगर हम मंदिर जाएंगे नहीं तो हमें कुछ पता लगेगा कैसे, अपने धर्म से हम जुड़ेंगे कैसे, या कोई परेशानी है अपने बाकी साथियों के साथ, हमें उसे साझा करना चाहिए ना, तभी तो समाधान होगा। मुझे 4 परिवार मिले हैं, 4 बच्चे मारे जा चुके हैं, और चारों बच्चों के साथ लगभग एक जैसा ही हुआ। वो अजीब हो चुके थे, आंखें सफ़ेद हो जाया करती थी, वो कुछ बनाया करते थे। चेटकिन जब किसी का शिकार करती है ना, सबसे पहले उसे ढूंढती है, उसे काबू में करती है। आपका बच्चा अब तक चेटकिन से अकेले में नहीं मिला। अगर मिला होता, उसने फंसाने की कोशिश तो की, किसी तरह से ये अकेला चला जाता तो उसके काबू में आ जाता, और फिर धीरे धीरे वो कुछ ना कुछ तो करती। काबू में करने के बाद मौत के घाट उतार देती, लेकिन किसी को शक तक ना होता। जो चेटकिन है वो ऐसे शिकार नहीं करती जैसे कोई चुड़ैल है जो पकड़ ले और मौत के घाट उतार दे, बल्कि चेटकिन जादू करती है, और पहले तो जादू के ज़रिए वो बच्चे को कमज़ोर कर देती है, फिर कुछ ऐसा शरीर के अंदर कर देती है कि बीमारी से मौत होती है। शक किसी को नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ उसे इससे प्राप्त होता है। तो अभी तक आपके बच्चे की मार्किंग हो चुकी है, लेकिन उसने बच्चे को काबू नहीं किया है। इसीलिए मैंने कहा था बच्चा घर से बाहर ना निकले। अगर उसके संपर्क में अकेले में आया तो इसकी आंखें वो सफ़ेद करेगी, यानी अपने काबू में। और कब काबू करेगी आप पता नहीं कर पाएंगे, फिर मुसीबत बढ़ सकती है, लेकिन अभी
सब कुछ हमारे हाथ में है। अब आपको मैं बताता हूं जिन परिवारों से मैं मिला उनसे मुझे क्या क्या पता लगा। उसके बाद पुजारी जी हमारे घर आए और पुजारी जी घर का निरीक्षण करने लगे थे, अंदर से नहीं बाहर से। पुजारी जी फिर घर के दरवाजे के आसपास इंटरलॉक ईंटें लगाई गई थी, उन्हें निकालने के लिए कहने लगे, जो पहले ही थोड़ी थोड़ी हिली हुई लग रही। जैसे ही उन इंटरलॉक ईंटों को निकाला गया, उनके नीचे कुछ ऐसी चीजें पड़ी थी जिनकी उम्मीद हमें थी ही नहीं। लाल रंग की लकड़ी के अजीब से ढांचे बनाकर उन इंटरलॉक ईंटों के नीचे छिपाए गए थे। ये रात के वक्त किया गया और उस चेटकिन के द्वारा ही किया गया, यह पुजारी जी ने कहा। फिर उसके बाद वो लाल रंग की लकड़ी को वापस वहीं रखने के लिए कहा उन्होंने। ये बात सुनने के बाद मेरे पिता डरे और पुजारी जी से पूछने लगे, ऐसा क्यों? अगर ऐसा कुछ चेटकिन ने किया है तो वो नुकसान पहुंचाने के लिए किया होगा। अगर हम इसे यहीं रखे रहेंगे तो इससे नुकसान हो सकता है। पुजारी जी ने कहा, नहीं, अगर हम इसे यहां से हटाएंगे तो उसे पता लग जाएगा। उसे पता नहीं लगना चाहिए कि हमें उस पर शक हो चुका है और सबको पता लग चुका है। हमें उसे फंसाना है इससे पहले कि वो आपके बच्चे को फंसाए। इसके लिए एक तरकीब लगानी होगी। अगर हमने इसे हटा दिया ना, वो जान जाएगी, सतर्क हो जाएगी। वार वो करेगी लेकिन इंतजार करेगी। कब तक बच्चे को घर में छिपा कर रखोगे? कभी ना कभी बाहर निकालोगे ना। और इस तरह से नुकसान के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। अभी के लिए ऐसा करते हैं, आप बच्चे को घर में रखिए। ऐसा लगना चाहिए आप बस डर चुके हैं लेकिन किसी से मदद नहीं ली है। बाकी मैं देखता हूं, कल तक आपको बताऊंगा, क्योंकि ये चेटकिन बहुत खतरनाक है। 4 बच्चे मर चुके हैं, अंकित भी उनमें से एक था। परिवार वालों से मैं मिल रहा हूं, कुछ लोगों को कहा है मैंने और बहुत कुछ पता लगा। जो बच्चे चेटकिन के काबू में थे ना, वो अजीब सी ड्राइंग बनाते थे और हर एक बच्चा जो शिकार बना वो पहले के लिंक में था किसी तरह। वो जो चेटकिन थी ना, जिस बच्चे को अपने काबू में कर लेती थी उसकी आंखों से देखती थी। सफ़ेद आंखें जब हो जाती है ना किसी बच्चे की या चेटकिन के शिकार की, वो उस बच्चे की आंखों से देख सकती है। और उसने जब आपके बच्चे का चुनाव किया ना, वो अंकित जब ड्राइंग बना रहा था रॉकी, तब उसने तुम्हारी तरफ देखा। उसकी आंखें किस रंग की थी? मैंने कहा सफ़ेद और बड़ी अजीब लग रही थी। तब पुजारी जी ने कहा, बस वहीं पर जब सफ़ेद आंखें थी उसने बाकियों को देखा, तब सब बड़े थे लेकिन आसान शिकार उनमें से तुम थे रॉकी। उसने तुम्हारा चुनाव किया और उसके बाद ये निशान तुम्हारे ऊपर इसी कारण आया क्योंकि उसने चुनाव कर लिया था। लिंक जुड़ा, एक बच्चे से अगला बच्चा, अगले बच्चे से और अगला, इस तरह से वो चुनाव करती जा रही थी। अब हमें उसे पकड़ना है, वरना वो कुछ भी कर सकती है। और अगर इस बार वो निकल गई, क्या पता किस बच्चे को वो अपना शिकार बनाए। मैं उस चेटकिन का अंत चाहता हूं। उस दिन फिर से मैं घर में रहा, एक कैदी की तरह घर में लगने लगा था। खिड़कियां दरवाजे ऐसे बंद कि मैं बाहर देख भी ना पाऊं, और अंधेरा होने के बाद ज्यादा ध्यान मेरी तरफ रखा जाता। ना मैं गेम्स खेल सकता था, ध्यान मुझे पढ़ाई में ही देना पड़ता। लेकिन मैं डरता। मरने से किसे डर नहीं लगता, मुझे भी लग रहा था। अगले दिन जब पुजारी जी हमसे मिले तो पुजारी जी का कहना था एक तरीका है, और 5-7 लोग और थे जो हमारे घर में आए। दरवाज़ा कर लिया बंद। कुछ तो हमारे कॉमन फ्रेंड ही थे, मेरे पिता को अच्छी तरह से जानते थे, वो धार्मिक लोग थे। फिर पुजारी जी कहने लगे, एक तरीका है जी, अब उस चेटकिन को दूर नहीं भगाना है, उसे पकड़ना है, उसे मारना है और ख़त्म करने का पूरा तरीका हमने बना लिया है। मेरे पिता खुश हो गए कि ये तो अच्छी बात है। लेकिन फिर पुजारी जी ने कहा, लेकिन एक थोड़ा मुश्किल है इसमें। आपके बच्चे को हम डिकॉय की तरह इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो आपके बच्चे का पीछा कर रही है, वो आपके बच्चे के आसपास रहेगी, इंतज़ार कर रही होगी। चेटकिन ऐसी ही होती हैं। तो आज की रात आपका बच्चा बाहर निकलेगा खेलने के लिए, और हम ऐसे दिखाएंगे कि ये छिपकर बाहर निकल रहा है,
आपको पता भी नहीं चल रहा। इस तरह ये घर से बाहर निकलेगा और हमने एक ऐसी हवेली का चुनाव किया है जो पीछे है ना मोहल्ले के, खंडहर बनी। हम उसमें पहले से छिपे होंगे और ये उस तरफ जाएगा। वैसे भी बच्चे खेलने के लिए उस तरफ तो जाते हैं। उसके अंदर हम पहले से छिपे होंगे और वो चेटकिन, हमें पता है, वहाँ इसे बहलाने फुसलाने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो ऐसी जगह है, छिपा नहीं जा सकता कहीं और, लेकिन उस हवेली में छिपा जा सकता है। वो इसे बुलाएगी हवेली के अंदर और फिर हम हवेली में उसे कैद करेंगे। सबसे पहले मैंने पूरी तरकीब लगाई है। चेटकिन हवेली में गई और वो हवेली में तब जाएगी जब रॉकी जाएगा। दोनों हवेली के अंदर चले गए। हम दरवाजे खिड़कियों पर मार्किंग कर लेंगे। वो तरीका मुझे आता है। कोई चुड़ैल, कोई डायन उससे पार नहीं जा सकती। फिर वो बंद होगी हवेली में और अंदर से उसे पकड़ कर मारेंगे हम। डरिए मत, रॉकी को कुछ नहीं होगा। बस थोड़ा यही खतरा है कि इसे हवेली के अंदर उस चेटकिन को लेकर आना होगा। डरना नहीं है। शुरू में मेरे पिता मान नहीं रहे थे और मेरे पिता का कहना था कि कोई और तरीका अपनाना चाहिए, लेकिन बाद में मेरे पिता को मानना ही पड़ा, क्योंकि पुजारी जी ने कहा इस बार सब एक साथ हैं। हो सकता है कल चेटकिन जब शिकार बनाने की कोशिश करे आपसे कोई गलती हो जाए। हमें उससे गलती करवानी है, खुद गलती नहीं करनी है। इस बार हम पूरी तरह से तैयार रहेंगे और मैं ज़्यादा लोगों को तैयार करूंगा। वो रास्ते पर भी रहेंगे, कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे। हमें पता है वो चेटकिन बच्चे का शिकार करने की कोशिश ज़रूर करेगी। अब इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे होने वाली थी, क्योंकि मैं एज ए डिकॉय काम करने वाला था। डिकॉय एक ऐसा यंत्र होता है, कह सकते हैं सामने वाले को सिर्फ फंसाने के लिए, जिसे चारा कह सकते हैं। अब शिकारी चारे के पीछे आएगा और खुद शिकार बन जाएगा। आसान भाषा में ये कह सकते हैं। वक्त रात का था और हमें नहीं पता था कितनी रातों तक हमें यह करना होगा। पुजारी जी पहले ही उस हवेली के अंदर पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने मार्किंग नहीं की थी ताकि चेटकिन अंदर घुस पाए, लेकिन उसके बाद मार्किंग बड़ी जल्दी करनी थी। जब मैं अंदर जाऊं, मैं बाहर घूमने लगा। अंदाजा लगाया जा रहा था कि चेटकिन पीछे आ रही है या नहीं। पहली ही रात जब मैं बाहर निकला, अंदाजा हो गया मुझे वो आसपास है। दूर वाली गली में मुझे वो नजर आई और मेरे हाथ पांव फूल गए, लेकिन मुझे दिखाना कुछ ऐसे था कि मैं डर ही नहीं रहा और मैंने उसे देखा ही नहीं है। मुझे हवेली की तरफ जाना था। रास्ते में ही तो वो नजर आई, लेकिन एक घर के ऊपर मुझे एक आदमी दिखा जिसने हल्का सा सर हिलाया था, मुझे भरोसा देने के लिए कि वो सब मेरे साथ हैं। फिर नीचे छिप गया और फिर क्या था, मैं भागने लगा। फुटबॉल लेकर, फुटबॉल मारते मारते मैं हवेली की तरफ जाए जा रहा था और प्लान के अनुसार मुझे हवेली के बिल्कुल सामने वाले पेड़ के नीचे बैठना था, जैसे मैं अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा हूं। मैं उस पेड़ के नीचे बैठ चुका था। अब पेड़ के आसपास लगी थी बहुत ज्यादा लाइट्स। वहां कोई आए तो आसानी से दिख सकता है, लेकिन सामने वाली वो हवेली वो बिल्कुल खाली है, खंडहर सी है। वहां अगर वो चेटकिन आ जाए तो मुझे पकड़ सकती है। प्लान अनुसार ये सोचा हुआ था और जैसा प्लान पुजारी जी ने बनाया था, कुछ सोचकर तो बनाया था कि चेटकिन फंस गई। हंसने की आवाज आई थी उस हवेली के अंदर से। ये हंसने की आवाज किसी लड़की की थी, जबकि हमारी टोली में कोई लड़की थी ही नहीं, यानी चेटकिन। फिर पायल की आवाज। ये पायल की आवाज थी, मेरी दोस्त पायल, हमारे मोहल्ले में रहने वाली। उस हवेली के अंदर से पायल ने कहा, रॉकी, रॉकी कहाँ हो? रॉकी यहाँ आओ, तुम्हें एक खिलौना दिखाती हूँ। अरे नए वाला खिलौना, अंधेरे में ये चमकता है। देखो देखो, मैं इस हवेली के अंदर हूँ। और मैंने बिल्कुल वैसा किया जैसा मुझे पुजारी जी ने बताया था कि डरना नहीं है, डर कर भागना नहीं है, जैसा वो कहती है वैसा करना है। खास तौर पर वो हवेली के अंदर बुलाने की कोशिश करेगी, तुम हवेली के अंदर जाओ, दरवाज़ा बंद कर देना, बस इतना काम है। फिर क्या, मेरी टांगें कांप रही थी, मैं तो बेहोश हो जाता, ऐसे डरा हुआ कि चेटकिन है सामने दरवाजे के पीछे। लेकिन मैंने खुद को संभाला, किसी तरह से दरवाज़ा खोला मैंने। आवाज़ अंदर से आई थी,
रॉकी, रॉकी आओ तो सही, देखो मैं चलाकर दिखाती हूं, देखो तो सही। मैंने जैसे ही पैर अंदर रखा मैंने लगा दिया दरवाजा, जिसके बाद हंसने की आवाज आई और ये आवाज पायल की नहीं थी, ये किसी और की आवाज थे, चेटकिन की आवाज। और उसने पहले पायल की आवाज में हंसी दिखाई, फिर एक बूढ़ी औरत जैसी, और फिर कहने लगी, तुम यहां पर आ गए रॉकी, बड़ी मेहनत करवाई तुमने। मैं डरा हुआ था लेकिन दरवाजा भी बंद कर दिया था, जिसके बाद मैं पीछे की तरफ सटने लगा और वो बाहर की तरफ निकली। सामने जो लाइट्स लगी थी ना, खिड़की के जरिए रोशनी अंदर तक आ रही थी। मुझे एक चेहरा नजर आया, लंबी गर्दन, बड़ा चेहरा और मुंह वही चेटकिन का मुंह। लेकिन वहां कमाल हो गया, वहां अंदर लाइट्स लगाई थी पुजारी जी ने, बाकी लोग भी, और जैसे ही वो लाइट जलाई पूरी की पूरी हवेली में रोशनी हो गई। और हड़बड़ी में वो जो चेटकिन थी उसका आकार नजर आया, 4 फुट लंबी गर्दन कर ली थी उसने मुझे डराने के लिए। लेकिन जब रोशनी हुई वो खुद घबरा गई, दरवाजे से बाहर भागना चाहती थी, दरवाजे को छुआ उसने, बिजली का झटका लगा उसे, पीछे गिर गई। फिर दूसरी तरफ खिड़की को छुआ, तब उसके शरीर से चिंगारियां निकलने लगी। वो घबराई हुई और पुजारी जी नीचे आकर मुस्कुराते हुए कहने लगे, हमने खिड़कियों दरवाजों का प्रतिलोपन कर दिया है, अब तुम जा नहीं सकती, मरने का समय आ गया है, बच्चों का शिकार बहुत कर लिया, अब तुम्हारे शिकार की बारी है। बच्चों को मारती है, मुझे शक था तुझ पर, तेरी जैसी चेटकिन चालाक बहुत होती है, लेकिन हर चालाक को कभी ना कभी चालाकी दिखाना भारी पड़ ही जाता है। रॉकी ऊपर जाओ, पीछे रहना हमारे, ये हमला भी कर सकती है। और चेटकिन ने बिल्कुल वैसा किया। चेटकिन अपना आकार बड़ा कर सकती थी, बाजुओं को लंबा कर सकती थी, भयानक चेहरा दिखा सकती थी, लेकिन वो लोग इसी के लिए तैयार थे। भाग नहीं सकती थी, हवेली से वो बाहर नहीं जा सकती, खुला हॉल था, दरवाजे अंदर वाले टूटे हुए थे, छिप नहीं सकती थी, तो उसे पकड़ने की कोशिश वो करते जा रहे। पहले तो उस पर भस्म रगड़ने की कोशिश की जो उसे दर्द दे रही, लेकिन उसे मारना था। मारने के लिए सीधे सीधे उसे जख्म देना था, क्योंकि उसका एक शरीर था, ये कोई चुड़ैल नहीं थी। चेटकिन यानी एक ऐसी बूढ़ी औरत जब मरते वक्त अपने शरीर की बलि देती है, त्याग करती है, तो वो शरीर दोबारा जिंदा हो जाता है एक ज़ॉम्बी की तरह, लेकिन ऐसा शरीर जिसके जख्म भर सकते हैं। लेकिन चेटकिन की भी कुछ कमजोरियां होती हैं। अब उन्हीं कमजोरियों का फायदा पुजारी जी उठाना चाहते थे। उसे पकड़ने के लिए धागों का इस्तेमाल किया जा रहा, और बड़ी कमाल की बात थी वो धागे असर भी कर रहे। रस्सी का इस्तेमाल किया, रस्सी को खींचकर वो तोड़ देती, धागे टूट नहीं पा रहे, धागों के समेत ही घूमने लगी थी वो। लेकिन फिर कब घूमती हुई बड़े चालाकी से वो मेरे पीछे आ गई। जब उसने मेरे सर पर हाथ रखा, मैं नहीं जानता उसने क्या किया, मेरा शरीर ऐसे ही चलने लगा। मैं चल पा रहा लेकिन अपने काबू में नहीं, अपने आप। फिर मैं उसे बचाने लगा था, उसके सामने आता, पुजारी जी को मारने की कोशिश करता, पुजारी जी को काटने की कोशिश करता, और मुझे जकड़ा जा चुका था। एक आदमी ने मुझे पीछे से जकड़ लिया, उसके बाजू पर मैंने काटा तो दूसरे ने मेरे सर को पकड़ लिया था। इस तरह वो चेटकिन सामने, और फिर पुजारी जी ने एक चाकू था जिससे चेटकिन को पकड़कर उसके बाजू काट डाले। पुजारी जी कहने लगे कि इसे कमजोर करना है, पहले इसकी ये मुर्दा बाजू पहले काटनी होगी, ये लाश है, लाश के शरीर को छोटा करना होगा। बाजू काटकर एक तरफ फेंकी थी। वो दृश्य इतना भयानक था ना, मैं काबू में था उसके, लेकिन फिर भी अंदर से कांप गया था। उसकी जो बाजू कटी हुई थी ना, उंगलियां हिल रही थी और उसकी बाजू चलने लगी, उसके बाजू उसके पीछे पीछे। चेटकिन सीढ़ियों पर पहुंच गई, फिर उसकी बाजू उसके पास पहुंची और उसने अपनी बाजू अपने कंधे पर लगाई। उसकी बाजू दोबारा चिपक चुकी थी। सब हैरान परेशान थे। चेटकिन कितनी ताकतवर होती है उस दिन सबको पता चल रहा। कटी हुई बाजू दोबारा जोड़ सकती है वो, ऐसी चेटकिन को मारा कैसे जाए। लेकिन उसके बाद एक आदमी जो पुजारी जी के साथ था, वो भी मंदिर के पुजारी ही लग रहे,
उन्होंने कहा, इसे जलाना होगा, इसे काटने से कोई फायदा नहीं होगा, जख्म से इसे कोई नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन आग से होगा, जलाना होगा इसे, सब लोग मिलकर पकड़ो। फिर सब झपट्टा मारने लगे। वो ताकतवर थी, मुझे भी जकड़ा हुआ। अब वो कुछ खास कर नहीं सकती थी। हवेली से बाहर भागना उसके लिए असंभव हो चुका। अंदर भी लड़ने की कोशिश में वो काफी कमजोर हो चुकी थी। उसकी बाजुओं को दोबारा काटा गया। वो दोबारा जोड़ती उससे पहले उसे जकड़ लिया गया। बाजू को पकड़कर उसे जला दिया गया। अब बाजू के आसपास कपूर लगाया गया और कपूर को जब आग लगी उसकी बाजू जलने लगी। आग चेटकिन की कमजोरी थी और बाजू ऐसे जल रही जैसे वो कोई सूखी लकड़ी हो। बड़ी आसानी से आग लग गई। दर्द उसे हो रहा था और कांप में रहा था। मैं चेटकिन के काबू में था, इसीलिए चेटकिन का दर्द मुझे भी हो रहा। मैं तड़प रहा, लेकिन पुजारी जी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, इसके खत्म होते ही इसकी ताकत भी खत्म हो जाएगी जो बच्चे को काबू कर रही है। चेटकिन को जकड़ लिया गया। वहां उस हवेली में एक चिमनी थी। धक्का देकर उसे चिमनी में घुसा दिया गया और उसके ऊपर तारपीन का तेल डालकर जब आग लगाई गई वो तड़पने लगी। वहां मेरा शरीर ठंडा होने लगा, जैसे मैं उसके काबू से निकल रहा था और मुझे दिखने लगा। रंग बिरंगी रोशनी निकल रही थी आग से। उसकी आंखें लाल रंग छोड़ती, उसकी चमड़ी नीला रंग। वहां पीले रंग की आग ऊपर धुआं कर रही। चिमनी के अंदर इतना बुरा हाल हुआ उसका, आग धधकने लगी और ईंटों को आग लग गई। और तब पुजारी जी ने कहा था, इसका अंत हो रहा है। चेटकिन की मौत कोई आसान मौत नहीं होती, जल्दी से हवेली से बाहर निकलो, हवेली से बाहर निकलो। हवेली खंडहर थी और हम सब हवेली से बाहर निकले। हवेली को अंदर से आग लग चुकी थी। चिमनी इतनी जोर से टूटी वो धमाके की तरह था। दीवारें एक तरफ ढह चुकी थी। हवेली बड़ी थी, जो पीछे का हिस्सा था वो मलबे में तब्दील हो चुका था। और फिर मेरा शरीर बिल्कुल ठंडा ठंडा सा। जिसके बाद पुजारी जी ने मेरी बाजू को देखा, वो निशान गायब हो चुका था। फिर पुजारी जी हंसे। सब ने एक दूसरे को गले से लगाया और फिर उनकी जबान से वो शब्द सुने मैंने, मर गई चेटकिन, भगवान सबका भला करे। वो चेटकिन मरी, अब सब कुछ ठीक है, बच्चों की आत्मा को भी शांति मिली होगी। ऐसी राक्षसी थी वो चेटकिन। ऐसे बातें करते हुए मुझे मेरे घर छोड़ा गया। मेरे पिता भी बहुत ज्यादा खुश थे और चेटकिन का अंत हो चुका था। अगले दिन मैं स्कूल में गया था। स्कूल में दोस्तों को बताया था, ये भी बताया कि वो जो कमरा था वहां पर कोई भूत चुड़ैल या चेटकिन नहीं थी, बल्कि अंकित को काबू किया था उस चेटकिन ने, और वो चेटकिन का अंत हुआ। उन दोस्तों को मुझ पर पूरा यकीन था और अब मैं धीरे धीरे डर को दूर कर सकता था। आगे आने वाले कुछ दिनों तक रात के वक्त मैं घर से बाहर नहीं निकला। धीरे धीरे जैसे जैसे डर कम होता चला गया, मैं घर से बाहर निकलता चला गया और इस तरह मेरी जिंदगी साधारण होने में लगभग 2 महीने लगे और इस तरह मैं चेटकिन को भूल पाया। समय बीतता गया और मैं धीरे धीरे उस चेटकिन को भूलता चला गया। अब भी वो जो हवेली थी हमारे मोहल्ले में ही थी, इसीलिए मैं तो चेटकिन से बिल्कुल नहीं डरता था। तो घूमने के लिए कभी कभी वो हवेली की तरफ भी हम बच्चे जाया करते थे। मैं अपने दोस्तों को वो कहानी सुनाया करता था। उस दिन बहुत बारिश हुई थी। मेरा कोई दोस्त बाहर नहीं आया था। 7 बजे का वक्त था। मैं उस हवेली की तरफ चलते चलते किसी दोस्त को देखना चाहता था, क्योंकि अब हम ज्यादातर उस पेड़ के नीचे ताश खेला करते थे। मुझे लगा कोई ना कोई तो होगा वहां जो ताश खेल रहा होगा, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा मैं अकेला था। मैं पेड़ के पास बैठा तो वो हवेली के जो खंडहर थे ना, उसके अंदर से मुझे फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई वहां पर छिपा हो, और मैं डरने वाला नहीं था। मेरे कुछ दोस्त मुझे पहले भी चेटकिन के नाम से डराने की कोशिश करते रहे थे। इस बार मुझे लगा वहां कोई दोस्त छिपा होगा जो चेटकिन बनकर मुझे डराएगा। मैं डरने वाला नहीं। अरे पुजारी जी जानते हैं मुझे, पहले भी चेटकिन को मारा है तो दोबारा आएगी, वो दोबारा मारेंगे। मैं उस हवेली के खंडहर के अंदर गया।
जैसे ही दरवाजे के आगे पैर रखा था मैंने, वो जो फुसफुसाने की आवाज़ें थी ना, वो आवाज़ें हंसी में तब्दील हो चुकी थी। हंसी जो मेरे किसी दोस्त की हंसी नहीं थी, बड़ी अजीब। मैं घबराया था तब, लेकिन जब सामने मैंने देखा था एक अजीब सी छोटी गुड़िया मिट्टी के ऊपर रखी हुई थी, उस समय मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया। मैं भागा वहां से, और वहां से भागने के बाद घर आकर मैंने अपने पिता को बताया। मेरे पिता कह रहे थे, चिंता मत करो, कल हम पुजारी जी के पास जाएंगे, कुछ गड़बड़ तो नहीं। मुझे वो चेटकिन तो नजर नहीं आई, लेकिन अगले दिन पुजारी जी ने कहा था, चेटकिन एक बहुत भयानक ताकत होती है। हमने उसे मार जरूर दिया है, लेकिन काले जादू में एक प्रावधान है। कहते हैं कोई ऐसा ही जादूगर जिसे तंत्र मंत्र आता हो, वो एक मृत चेटकिन को जिंदा कर सकता है, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। जिसने चेटकिन को मारा हो, जिसके जरिए चेटकिन मरी हो, उसके खून की जरूरत पड़ती है, तब जाकर चेटकिन को जिंदा किया जा सकता है। और ऐसा यहां कोई नहीं है जो चेटकिन को जिंदा करे। वहां किसी ने कोई काला जादू किया होगा, या गुड़िया को रखा होगा, या हो सकता है चेटकिन को जिंदा करने की कोई कोशिश कर रहा हो। कुछ भी हो सकता है, लेकिन चिंता की बात नहीं। सिर्फ आपके बच्चे के खून की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वहां जितने भी लोग थे, हर किसी के खून की एक एक बूंद की जरूरत पड़ेगी। और ऐसा करना किसी के लिए भी कोई आसान काम नहीं होगा। पुजारी जी की सांत्वना के बाद हम वापस आ रहे थे। मेरे पिता खुश थे, लेकिन जब मैं पुजारी जी के चेहरे की तरफ देख रहा था, मुझे पुजारी जी की घबराहट साफ नजर आ रही थी। कुछ तो ऐसा था जो पुजारी जी ने हमें नहीं बताया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपके विचार जानने की इच्छा है मेरी, ताकि आपसे कुछ बात भी कर पाऊँ। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कहानी अच्छी नहीं लगी तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए, ताकि मुझे पता लगे आपको कैसी कहानियाँ अच्छी लगती हैं। मैंने इस कहानी में डर के माहौल को बनाए रखा। क्या आपको ऐसा अच्छा लगा, या आपको ज़्यादा अतरंगी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, ये ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।